स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला है एसेंशियल एंड जनरल पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटीज, एजेंट एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुआहदे की तारीफ करने से पहले निहायत जरूरी है कि मुआहदा या इकरार एग्रीमेंट की तारीफ की जाए, क्योंकि हर मुआहदा एक मामला या इकरार है, जबकि हर मामला या इकरार एक मुआहदा है। इसलिए जब तक मामला या इकरार की वजाहत ना हो, मुआहदे की तारीफ या वजाहत समझ में नहीं आ सकती। Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट दो लोगों के दरमियान इकरार को कहा जाता है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ, वो मुझे ऑफर करता है कि आज शाम को हम चाय पीते हैं 4 बजे। मैं कहता हाँ हम 4 बजे चाय पियेंगे, तो हमारे दरमियान ये बात तय हो गई, ये एक इकरार हो गया, ये एग्रीमेंट हो गया। और अगर मैं 4 बजे नहीं पहुंचता हूं तो इसकी खिलाफवर्जी पर वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, अगर एक मैं प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट करता हूं कि मैं इतने पैसे 1 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टी ली है, मैं फलां तारीख को आपको पैसे दे दूंगा, और वो मैं नहीं देता हूं, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि कानून उस पर अमल दरामद कराएगा। कि वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। हमारी जिंदगी के 90% मामला एग्रीमेंट के गिर्द होते हैं। हम हर वक्त एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना बहुत जरूरी है, और बिजनेस के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बड़ी अहमियत है। देखिए कानून क्या है। कानून बुनियादी तौर पर रवैयों को कंट्रोल करने का नाम है। तो लेजिस्लेटर की इंटेंशन क्या है कि रवैयों को कंट्रोल करना। कानून हम ऐसा बनाएं कि बुरे रवैये कंट्रोल हों और अच्छे रवैयों की निगहदाश्त हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि कोई इलीगल कंसिडरेशन ना कर सके, कोई किसी का हक गजब ना कर सके, चीजें रेगुलेट हो। कानून का बुनियादी मकसद अमन का क़याम, रेगुलेशन, रवैयों को कंट्रोल, बुरे रवैयों को कंट्रोल करना होता है। माहिर कानून मुआहदे की तारीफ करते हुए लिखते हैं, ए प्रॉमिस अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस व्हिच द लॉ एनफोर्स। एक अहद या इकरार या बहुत से अहद या इकरार जिन्हें कानून नाफिज करे मुआहदा है। कानून नाफिज करे। देखिए हमारे एक रियासत का मैकेनिज्म है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि हम एक स्टाम्प पर एक मुआहदा करते हैं। अगर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत हम दीवानी अदालतों में जाते हैं, सिविल अदालतों में, और वहां राइट डिटरमिन होते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन होती है पुलिस के जरिए। क्या है कि हम टैक्स देते हैं, रियासत का एक निजाम है। अगर उसके पीछे कानून की ताकत आ गई तो समझो स्टेट की ताकत आ गई, कि अगर उन शराइत की पाबंदी दोनों फरीक में से अगर वो कानूनी लवाजमात पूरे करता है, तो एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर किया हुआ मुआहदा इतना बड़ा सिस्टम
अदालत में जाएगा, अदालत उस पर राइट डिटरमाइन करेगी, जजमेंट्स होगी, उसके ऊपर अपील भी हो सकती है, फिर उसको उसकी इंप्लीमेंटेशन कराई जाएगी, रियासत उसको अमल दरामद कराएगी। तो ऐसा मुआहदा, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और ऐसा इकरार या ऐसा मुआहदा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो एग्रीमेंट है। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट नहीं है वो सिर्फ एग्रीमेंट है। अलिफ बे से अहद करता है कि वो इसे 1 करोड़ रुपए के एवज अपना मकान फरोख्त करेगा, बे ने कबूल किया और मामला तय पा गया। ये मामला या इकरार मुआहदा है, क्योंकि इस मुआहदे के लवाज़मात मौजूद हैं। अगर बगैर कीमत के बिला बदल अपना मकान बे को फरोख्त करने का अहद या इकरार करे तो ऐसा इकरार कालादम है, मुआहदा ना है, क्योंकि बदल के बगैर है। अगरचे मामला या इकरार जरूर है, दर्ज झैल अहलियत रखने वाले अशखास मुआहदा कर सकते हैं। अब इसमें कहा गया है कि कौन लोग मुआहदा कर सकते हैं। देखिए, कानून में एक राइट दिया जाता है, वो किसी की ऑब्लिगेशन होता है। तो ये बुनियादी कंसेप्ट समझना जरूरी है कि हर राइट किसी की ऑब्लिगेशन है, अगर वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता तो उसके लिए रेमेडी अदालतें मौजूद है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हकूक व फराइज का तायुन। मालिक मकान और किराएदार के दरमियान मुआहदा है, तो मालिक मकान के जो हकूक हैं रेसिप्रोकल है। मालिक मकान के जो हकूक हैं वो किराएदार के फराइज हैं, और किराएदार के जो हकूक हैं वो मालिक मकान के फराइज हैं। तो इसमें लिखा है कि बालिग हो, नाबालिग मुआहदा नहीं कर सकता, कि बेसिकली जो शख्स हकूक व फराइज पूरे कर सकता है वही मुआहदा कर सकता है, क्योंकि मुआहदा मजमुआ ही हकूक व फराइज का। किराए में दोनों पार्टियों के हकूक व फराइज लिखे होते हैं किराएनामे में। मैं वक्त पर किराया दूंगा, वो कहते हैं मैं आपको मकान दूंगा, आप मकान में रहें, पुरसुकून रहें। तो बेसिकली हकूक व फराइज का ही तायुन होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो शख्स बालिग नहीं है, जो हकूक व फराइज का तायुन नहीं कर सकता, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? दूसरी चीज, आकिल हो, फातिरुल अक्ल मुआहदा नहीं कर सकता। फातिरुल अक्ल शख्स हकूक व फराइज की उसे समझ ही नहीं होती, तो वो भी मुआहदा नहीं कर सकता। आजाद हो, गुलाम मुआहदा नहीं कर सकता। आजाद शख्स हकूक व फराइज पूरे कर सकता है। मदरजा वाला तारीफात और बहस को सामने रखें तो चंद ऐसे लवाज़मात सामने आते हैं जो किसी मामले को कानूनन काबिल निफाज बनाकर मुआहदे की शक्ल देते हैं। लवाज़मात, एसेंशियल, अनासिर, सब एक बात क्वेश्चन में वो पूछता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल लवाज़मात क्या है, अनासिर क्या है, वो किन चीजों से एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो उसमें सबसे पहली चीज है इजाब, प्रपोजल। ये जो शादी है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इजाब व कबूल होता है, कंसीडरेशन तय होती है। मुआहदे की तकमील के लिए जरूरी है कि एक फरीक इजाब करे, जब तक इजाब ना होगा कबूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक शख्स ऑफर करे, इजाब तहरीरी या ज़बानी हो सकता है, मानवी भी हो सकता है। अक्सर औकात पहले पेशकश होती है और फिर इजाब होता है। कि सबसे पहला चीज है इजाब, प्रपोजल, ऑफर। दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस, कबूलियत। इजाब और कबूल लाजिम और मलजूम। इजाब होगा तो कबूलियत होगी। इजाब को कबूल ना किया जाए तो कोई मामला वजूद में नहीं आता। इजाब करके कबूलियत से कबल वापस लिया जा सकता है, कबूलियत भी वापस हो सकती है अगर इजाब करने वाले को कबूलियत का इल्म ना हो या कोई फेल सरंजाम देने या ना देने से पहले से ही कबूलियत को वापस ले लिया गया हो। इजाब अक्सर पहले फरीक की जानिब से और कबूलियत दूसरे फरीक की जानिब से होती है। कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग होते हैं और दोनों लोगों के हकूक और फराइज होते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होती हैं। एक फर्द के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इसमें पहली चीज ऑफर है, प्रपोजल है, दूसरी चीज एक्सेप्टेंस है।
तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें समझने की जरूरत है, कॉन्सिडरेशन, बदल, गिव एंड टेक। मुआहदे के लिए लाजमी है कि बदल के इल्लिस हो। अगर मुआहदा बिला बदल है तो कानूनन ना है। बदल किसी भी शक्ल में हो सकता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल में भी हो सकता है। अलबत्ता बदल का होना ना सिर्फ जरूरी है कि बदल का कानूनी होना भी जरूरी है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि कानूनी होना जरूरी है, कि बदल ऐसा होना चाहिए जो कानूनी हो। हमारे मुल्क में कानून ने जिस किस्म के काम या बिजनेस प्रोहिबिट किए हैं, अगर उसकी कंसीडरेशन हम करते हैं तो वो कानूनी नहीं होगी। हमारे फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक कोई औरत की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। अगर कोई औरत की खरीदो फरोख्त का मुआहदा करता है तो वो बदल गैर कानूनी है, वो मुआहदा वॉइड है। तो ये कवानीन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस लिए बनाया गया है और इसमें रिस्ट्रिक्शंस किस लिए रखी गई हैं? ताकि तिजारत सही असूलों पर हो, मुआहदा सही असूलों पर हो, किसी का राइट इन्फ्रिंज ना किया जा सके, गलत रवैये कंट्रोल हो। अगर कोई किसी औरत के खरीदो फरोख्त का मुआहदा करता है तो अदालत उसको इन्फोर्स नहीं करेगी। अगर अदालत में जाता है कि मैंने इस औरत की खरीदो फरोख्त इतने पैसे में की, इतना किया, मुझे इससे दिलाया जाए, तो अदालत उसको इन्फोर्स नहीं करेगी, उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। लीगल पर्पस, कानूनी मकसद, मुआहदे के लिए लाजिम है कि जिस मकसद के लिए हो ऐसा मकसद कानूनी है। ये नहीं हो सकता कि दो अशखास आपस में किसी को नुकसान पहुंचाने या सरका करने या किसी धोखा देने का मुआहदा करें। बद इखलाकी को फरोग देने वाले मुआहदात भी गलत मकासद की वजह से गैर कानूनी है। इस किस्म के मुआहदे सिरे से ही गैर कानूनी है। मदद ज़ात मकासद के लिए होने वाले मुआहदे गैर कानूनी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कानून का मतलब है रवैयों को कंट्रोल करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए हमने बनाया है तिजारत आसान हो, किसी का राइट इन्फ्रिंज ना हो, कोई ऐसे मुआहदे ना किए जाएं कि जिसमें गैर कानूनी चीज हो। मुआहदा का मकसद अगर गैर कानूनी या गैर कानूनी सरगर्मियां होंगी, हम मिलकर चोरी करेंगे, इसका मुआहदा करते हैं, डाका डालेंगे, तो कानून उसकी इजाजत नहीं देता। कानून ऐसे रवैयों को कंट्रोल करता है। ऐसे मुआहदा जिनसे किसी के कारोबार में रुकावट पैदा हो, ऐसा मुआहदा किया जाए कि एक शख्स बिजनेस में आया है, आप कार्टेल बना लें और उसके बिजनेस को नाकाम करें, तो इस किस्म के मुआहदे की इजाजत नहीं दी जाती। उसका सब्जेक्ट इलीगल है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में गारंटी दी गई है कि आप हर किस्म का कारोबार कर सकते हैं। अगर आप किसी से ये मुआहदा करते हैं कि आपने ये कारोबार नहीं करना, तो वो अदालतों में चैलेंज होगा, वो फंडामेंटल राइट से मुसादिफ करार दिया जाएगा और वो मुआहदा नल एंड वाइड होगा। मुआहदे जो आजादाना शादी में रुकावट बने, फंडामेंटल राइट्स में ये बयान किया गया है कि आप शादी करना, तिजारत करना, आपको आजादी है। अगर इस तरह का कोई मुआहदा किया जाएगा, वो कोर्ट में चैलेंज होगा, फंडामेंटल राइट से मुतासिब होगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, नल एंड वाइड। ऐसे मुआहदात जो नामुमकिनात से मशरूत हो कि मैं आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा, जो नामुमकिनात से मशरूत हो, ऐसे मुआहदे भी लीगल नहीं है। पांचवा पॉइंट, फ्री कॉन्सेंट, आजादाना मर्जी। ये बहुत अहम पॉइंट है लीगल वे से, कि अगर शादी भी एक एग्रीमेंट है, अगर आजादाना मर्जी से ना हो, गन पॉइंट पे हो, तो 100 क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। इसी तरह किसी शख्स से उसकी रजामंदी और मर्जी के बगैर मुआहदा नहीं हो सकता। लाजिम है कि फरीकैन अपनी आजादाना मर्जी और रजामंदी से मुआहदे में फरीक बने। जबर, धौंस और दाव, नाजायज फरेब से मुआहदा करना फरीक की आजादाना रजामंदी से ना होगा। देखिए, वही बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बुनियादी तौर पर हमारे तिजारती लेन देन को रेगुलेट कर रहा है।
कंसीडरेशन बहुत बड़ा काम है, किसी को इजाजत दी जाए कंसीडरेशन की, उस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चेक रख रहा है कि इलीगल कंसीडरेशन ना हो सके, इलीगल गिव एंड टेक ना हो सके, किसी का राइट इन्फ्रिंज करके कंसीडरेशन ना की जाए। तो उसके लिए फ्री कंसेंट जरूरी है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो मुआहदा नहीं है। लीगल कैपेसिटी, कानूनी अहलियत, पहले जिक्र हुआ कि मुआहदा उस वक्त जायज मुआहदा होगा और कानूनन काबिल निफाज होगा जब फरीकैन कानूनन मुआहदा करने के अहल होंगे। शुरू में मैंने पढ़ाया लीगल कैपेसिटी, एक नाबालिग बच्चा है, फातुल अकल है, तो लीगल कैपेसिटी पे वो पूरा नहीं उतरता, तो वो जो मुआहदा करेगा, क्यों, मैंने पहले बताया कि वो हुकूक फराइज को पूरा नहीं कर सकता। अगर एक हक ले रहा है तो उसे फर्ज भी साथ मिलेगा, वो फर्ज भी उसने पूरा करना है। तो अगर वो फर्ज पूरा नहीं कर सकता तो वो मुआहदा जायज नहीं है। मकासद पर्पसेस, मुआहदात का बड़ा मकसद फरीकैन को चंद असूलों, हिदायत और अहकामात का पाबंद करना है। कहा यह जाता है कि मुआहदे के जरिए फरीकैन ऐसे कानून तश्कील देते हैं जो उनके लिए काबिल पाबंदी होते हैं। माबैन फरीकैन बाज़ मामलात को जो हकूक़ व फ़राइज़ से मुतालिक होते हैं उसके लिए मुआहदे की सूरत में बाज़ाब्ता और काबिल पाबंदी बनाते हैं। जब हम एक मुआहदा करते हैं उसमें एक शराइत तय कर लेते हैं तो अदालतें उसके मुताबिक डिटर्मिनेशन ऑफ राइट करती हैं जो अदालत में चैलेंज होता है। एक शख्स ने किराया मंथली अदा करना है, उसने 5 महीने से अदा नहीं किया, तो अदालत उसकी शराइत के मुताबिक राइट डिटरमिन करेंगी कि इसको किराया 5 महीने का आप दें। अगर मालिक मकान ने मुआहदा किया हुआ है 3 साल का कि आप यहां रहें, तो वो उसके मुताबिक राइट डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया एसेंशियल एंड जनरल पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस बुनियादी तौर पे रेगुलेट करना है कि इलीगल कंसीडरेशन ना हो, जो शराइत तय हो उन्हीं की पाबंदी हो और कानून के मुताबिक तमाम मामलात हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के कॉन्ट्रैक्ट की अक़साम क्या है। कॉन्ट्रैक्ट की अक़साम क्या है, यह टॉपिक भी बहुत सारे सवालों को कवर करता है। डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। Discuss the circumstances under which a contract becomes void and voidable. What is the difference between voidable and void agreement? Give your answer stating examples. Define contract and its kinds. Use of relevant case law is must. What is contract of guarantee? Distinguish it from contract of indemnity. तो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी मुआहदा। सिंपल सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लवाजमात जो पूरा करता होगा वो कानूनी मुआहदा होगा। जो इन लवाजमात को पूरा नहीं करता, अगर प्रॉपर इजाब नहीं है कानूनी मुआहदा नहीं है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है कानूनी मुआहदा नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है कानूनी मुआहदा नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है कानूनी मुआहदा नहीं है, लीगल सब्जेक्ट नहीं है कानूनी मुआहदा नहीं है। ऐसा मुआहदा जो कानूनी तकाज़ात को पूरा करता हो, कानूनी मुआहदा के तहत काबिल निफाज हो, कानूनी मुआहदा कहलाता है। किसी भी कानूनी हुक्म के बगैर जुमला कानूनी शराइत और लवाजमात को पूरा करने वाला मुआहदा एक कानूनी मुआहदा। ऐसा मुआहदा फरीकैन की आजादाना मर्जी से हो, जबर, दाव, नाजायज, गलत बयानी का अंसर मौजूद ना हो, फरीकैन कानूनन मुआहदा करने के अहल हो, बदल और गर्ज़े बदल या मकसद मुआहदा जायज हो, ऐसा मुआहदा कानूनी मुआहदा कहलाता है। कंसीडरेशन, मुआहदे में सबसे जरूरी चीज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन 2 वे होती है। अगर मैंने एक मकान 1 करोड़ का फरोख्त किया है तो मेरी कंसीडरेशन क्या है कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिले, और दूसरे फरीक की कंसीडरेशन क्या है, उसे मकान मिला उसके बाद।
गिव एंड टेक, जरे बदल, 1 करोड़ के बदले में उसे मकान मिला है, मुझे मकान के बदले में 1 करोड़ रुपया मिला है। दूसरी किस्म इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी मुआहदा जो कानूनन काबिल निफाज ना हो गैर कानूनी मुआहदा कहलाता है। कानूनी मुआहदे में एक कानूनी मुआहदे के लिए जितने भी लवाजमात मौजूद हैं उनकी कमी भी मुआहदे को गैर कानूनी कर देगी कि ये जितने हमने लवाजमात पढ़े हैं अगर इसकी कमी मौजूद है तो वो मुआहदे को गैर कानूनी कर देगी। अलिफ बे से ऐड करता है, अगर वो उसे 1 लाख रुपए कारोबार के लिए दे तो वो उसे 2000 रुपए माहाना मुनाफा अदा करेगा और उसका असल ज़र भी महफूज रहेगा। बे ये कबूल करते हुए उसे 1 लाख रुपए अदा कर देता है तो ऐसा मुआहदा कानूनी होगा, मगर अलिफ उससे 1 लाख रुपया हिरन के कारोबार के लिए तलब करे तो मुआहदा गैर कानूनी कहलाएगा, क्योंकि गर्ज मुआहदा गैर कानूनी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कानून का मतलब गलत रवैयों को कंट्रोल करना है कि लोग कॉन्सिडरेशन जैसे इख्तियार के तहत गलत रवैयों को ना अपनाएं। कानून उसको रोकता है, दुरुस्त रवैयों की निगहदाश्त करता है कि आप 1 लाख रुपए के हिरन वाला कारोबार करें तो उसे लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कानून उसे लीगल प्रोटेक्शन नहीं देते। तीसरे नंबर पर आ गया मशरूत मुआहदा, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मशरूत मुआहदा ऐसा मुआहदा है जिसमें किसी अमर का करना या ना करना किसी वाक्य लायके के वकू या अदम वकू से मशरूत है। मशरूत मुआहदे में कोई भी फेल मशरूत होता है। मसलन बशीर ने ताहिर से यह अहद किया कि वो अकबर की वफात के बाद उसका मकान खरीद लेगा। अब चूंकि मकान की खरीद की जिम्मेदारी अकबर की वफात के बाद वकू पजीर होगी, लिहाजा ये मशरूत मुआहदा कहलाएगा। मशरूत मुआहदा कानूनन नाकाबिल निफाज होते हैं जिसमें शर्त शामिल मशरूत कि ये होगा तो ये करेंगे, तो ऐसे मुआहदे भी नाकाबिल निफाज होते हैं कि अगर उसकी डेथ होगी तो मैं आपका मकान खरीदूंगा। चौथा नंबर मुआहदा शर्त वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, 2 अशखास का बहन ये तय करना कि किसी गैर मुय्यना वाक़े के वकू या अदम वकू की सूरत में एक दूसरे को एक मुय्यना रकम देगा, वेजर कहलाता है। जैसे क्रिकेट में जुआ होता है, बेसिकली जुआ कि अगर ये इस बॉल पे आउट होगा, अगर ये इस ओवर की चौथी बॉल पे अगर आउट होगा तो मैं इतने पैसे दूंगा, नहीं तो तुम इतने दो। ये शर्त को क्यों बुरा कहा गया है? शर्त बिजनेस बेसिकली ग्रो करने का नाम है कि आप कर्ज देते हैं, उससे फसल उगती है या चीजों का गिव एंड टेक होता है, उससे एक ग्रोइंग हो रही होती है। शर्त में कोई ग्रो नहीं हो रहा होता। जो पैसे शर्त में लगाए कि भाई ये अगर बात पूरी होगी, अगर ये चौथी बॉल पे आउट हो गया तो इतने पैसे का लेन देन होगा, तो इससे मईशत नहीं ग्रो करती। बमुजब इस किस्म के इकरार या अहद का इफा बजरिया अदालत नहीं कराया जा सकता कि अगर आपने एक जुआ किया, कमारबाजी की, जुआ किया, लॉटरी लगाई और उसका मुआहदा किया, अगर उसकी खिलाफ वर्जी पर आप अदालत में जाएंगे तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। यहां भी गलत रवैयों को कंट्रोल किया गया है कि बिजनेस एक्सट्रीम लाइन में हो, किसी का राइट इन्फ्रिंज ना हो। 5वें नंबर पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये लैटिन जबान का वर्ड है वॉइड। वॉइड एब इनिशियो अक्सर यूज होता है, मुआहदा बातिल, कि सिरे से ही वो मुआहदा नहीं है। हर वो मुआहदा जो ज़रूर कानून काबिल निफाज ना हो बातिल कहलाता है। मुआहदा बातिल गैर कानूनी मुआहदे की एक शक्ल है। मसलन वो मुआहदा जिसका बदल गैर कानूनी हो और वो मुआहदा जो बिला बदल हो। अगर कोई मुआहदा बिला बदल होगा वो भी बड़ा मशकूक नजरों से देखा जाता है कि कंसिडरेशन बनती है जायज और वो शख्स नहीं ले रहा। इलावा उन सूरतों के जो इस आम हुक्म कानून में मुस्तस्ना कर दी गई हैं, एक्सेप्शंस, बिला बदल वो मुआहदा जो लॉ मैन्युफैक्चरिंग के जरिए लोग किसी को कोई चीज देते हैं, उसमें भी कंसिडरेशन लॉ मैन्युफैक्चरिंग है, उनको इसको वैसे वो बिला बदल ही कहलाता है।
तो उसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन छोड़कर अगर बिला बदल मुआहदा किया जाएगा तो उसे भी बड़ा मशकूक देखा जाएगा। वो मुआहदा जिसके जरिए शादी, तिजारत, कानूनी चाराजोई के हक से बाज रखा जाए, ऐसा मुआहदा जिसकी तकमील नामुमकिन हो, मुआहदा बातिल कहलाएगा। तकमील नामुमकिन कैसे? बार्ड बाय लॉ। उस मुआहदे की इंप्लीमेंटेशन में हमारा कानून रुकावट है। अगर शादी का मामला है, तिजारत का मामला, हमारे फंडामेंटल राइट्स बार्ड बाय लॉ है, फंडामेंटल राइट्स रुकावट है। दूसरी चीज, मुआहदा काबिले अब्ताल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा मुआहदा जो फरीकैन में से एक की मर्जी पर अज़रुए कानून नाफिज हो सकता है लेकिन दूसरे फरीक की मर्जी पर नाफिज ना हो सकता हो, मुआहदा काबिले अब्ताल कहलाता है। ऐसा इस वक्त होता है जबकि एक फरीक दूसरे फरीक से ऐसा अमल पोशीदा रखता है जिसका जाहिर करना कानूनन जरूरी हो या गलत बयान करता है और दूसरे फरीक को मुआहदे पर रज़ामंद कर लेता है। दूसरे फरीक को बाद अज़म छुपाई गई हकीकत या गलत बयानी का इल्म होता है तो अब इसकी मर्जी पर मुनसर है कि वो मुआहदे को फस्ख कर दे। मुआहदा काबिले अब्ताल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कानून में जहां सख्ती की जाती है वहां भी आवाम के फायदे के लिए की जाती है और कानून में जहां नरमी की जाती है वहां भी आवाम के फायदे के लिए की जाती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में यह है कि दो पार्टियों के दरमियान मुआहदा होता है और एक पार्टी कोई बात विजिबल नहीं रखती और अगर दूसरी पार्टी उसको कबूल करना चाहे तो उस पार्टी की विल पर वो मुआहदा चल सकता है। अगर वो अदालत जाए तो उसको वाइड करार दिलवा सकती है। अगर एक पार्टी कराची से माल मंगवाती है और माल यहां आता है उसमें 19-20 का फर्क है, अगर वो अदालत में जाए तो उसको वाइड करार दिलवा सकते हैं और अगर वो चाहें कि यार 19-20 का फर्क है, चलो मैं मैनेज कर लूंगा, तो मैं इस चीज को बेच लूंगा, मुझे फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसको चलाना चाहें तो वो अपनी मर्जी पर अगर चला लें तो उसे चला सकते हैं। ये नरमी क्यों दी गई है? ताकि तिजारत में आसानी हो। अगर इस तरह सिंपल वॉइड कर दिया जाए तो उससे कॉम्प्लिकेशन और मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दूसरे फरीक की मर्जी पर होता है कि अगर वो उसको चलाना चाहे या ना चलाना चाहे। तो दूसरे नंबर पर हमने देखा है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा ड्यूटीज, एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट एंड प्रिंसिपल, असल मालिक और कारिंदा। देखें, बिजनेस में अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी कि असल मालिक ही हर जगह जाकर डील करे तो उसके लिए इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी आबादी, पूरी दुनिया में आजकल बिजनेस होते हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी कानून ने असूल वज़ा किए हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट्स के प्रिंसिपल मालिक अपने एजेंट्स मुकर्रर कर सकता है, वो आगे जाके मामला तय करते हैं, उससे उसका बिजनेस ग्रो करता है। अगर आप बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ज्यादा रखेंगे तो आप उस बिजनेस को ज्यादा नहीं फैला सकेंगे। बिजनेस को फैलाने के लिए डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी पड़ती है। तो इसमें बुनियादी तौर पे प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को पावर डेवलूट करता है और उसके जरिए अपने बिजनेस को फरोग देता है। बिजनेस क्या है? बुनियादी तौर पे बिजनेस खरीदो फरोख्त है। तो वो जो अपने एजेंट्स बनाता है उनको वो फरोख्त करने का, अपनी चीज को फरोख्त करने का इख्तियार देता है, उसमें उनका भी प्रॉफिट होता है, उसका भी प्रॉफिट होता है। ये भी तिजारत को आसान बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके हवाले से कानून बनाए गए हैं ताकि चीजों को सही रेगुलेट किया जा सके, गलत रवैयों को कंट्रोल किया जा सके
और सही रवैयों को फरोग दिया जा सके। सेक्शन 182 कानून मुआहदा में असल मालिक और कारिंदे की तारीफ का मफहूम है। कारिंदा वो शख्स है जो दूसरे की तरफ से किसी फेल के अमल में लाने के लिए या अशखास सालिस के साथ मामलात में उसके कायम मकाम की हैसियत से करने के लिए मामूर हो, जिसकी तरफ से ऐसा तकर्रुर किया जाए या ऐसा फेल किया जाए, वो असल मालिक है। असल मालिक कारिंदे को तहरीरी, ज़बानी या अपने तर्ज अमल से इम्प्लाइडली अपने तर्ज अमल से ऐसा इख्तियार देता है जिससे वो शख्स अशखास सालिस से मामलात तय करता है। कारिंदे को असल मालिक की तरफ से बहैसियत कारिंदा वसी इख्तियारात हासिल होते हैं। एक राय देने वाला शख्स या मामूली मुलाजिम कारिंदा नहीं हो सकता। कारिंदा वो होता है जो अपने असल मालिक को मामलात तय करके अशखास से सालिस से कानूनी रिश्ते में मुंसलिक करे। एक शख्स इस कानून के तहत जिसका वो ताबे है मदरजा ज़ैल शराइत के तहत कारिंदा बन सकता है, नाबालिग ना हो। वही बात है, कारिंदा और प्रिंसिपल, अब उन दोनों के दरमियान भी रिलेशन हकूक़ फराइज का है, तो एक नाबालिग तो वो हकूक़ फराइज को पूरा नहीं कर सकता। मजनू, दीवाना, पागल वो भी पूरा नहीं कर सकता। कोई दीगर कानूनी मौजूरी ना हो। कारिंदे की दर्ज झैल अक़साम कानून मुआहदा में बयान की गई है, जिसकी तफसील दर्ज झैल है कि कारिंदे की अक़साम, काइंड्स ऑफ एजेंट, कि एजेंट की अक़साम क्या है, कितने किस्म के एजेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कमीशन ताजर, फैक्टर। असल मालिक की तरफ से अशिया को कब्जे में रखना, अपने या असल मालिक के नाम से खरीदो फरोख्त करना, मामूली या गैर मामूली शराइत पर रहन रखना या बै करना, ज़र समन वसूल करना, ऐसे कारिंदे के फराइज और जिम्मेदारियां होती हैं। इस किस्म के कारिंदे को कमीशन ताजिर का नाम दिया जाता है। कमीशन ताजिर वो है जिसको आप अपना गुड्स दे देते हैं, उसके कब्जे में दे देते हैं गुड्स, और वो आगे सेल करता है। नंबर 2, दलाल, ब्रोकर। दलाल वो कारिंदा है जिसका काम सिर्फ खरीदो फरोख्त के कामों में दो फरीकैन के दरमियान मुआहदा कराना होता है। इसके कब्जे में किसी किस्म की कोई चीज नहीं होती। जो कमीशन ताजर है उसके कब्जे में चीज है, और जो ब्रोकर है उसके कब्जे में कोई चीज नहीं है। वो बेसिकली मिडिल मैन का रोल अदा करता है। दो फरीकैन के दरमियान मुआहदा कराता है, उनके दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ऐसा कारिंदा अपने मुआवजा, जिसे दलाली कहा जाता है, वसूल करता है, और माबैन फरीकैन एक मुआहदे के जरिए कानूनी ताल्लुक कायम करा देता है। दलाल का फर्ज यह है कि वो फरीकैन को मिलाए, डील कराए और मुआहदे की तकमील कराए। जो ही सौदा तय पाई जाए या इकरारनामा तहरीर हो जाए, दलाल अपना कमीशन ले सकता है। वो अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट अपना कमीशन लेगा। तीसरा चीज है जामिन, डील क्रेडिटर। ऐसे कारिंदे की हैसियत बतौर जामिन की होती है, ज्यादा मुआवजा हासिल करने की गर्ज से इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि असल कीमत खरीदार मालिक को अदा कर देगा और फालतू कीमत खुद हासिल करेगा। जामिन क्या है? असल कीमत खरीदार मालिक को अदा कर देगा और फालतू कीमत वो खुद हासिल करेगा। उसकी हैसियत जामिन होने की वजह से उसे असल कीमत से थोड़ा अदा करना पड़ता है। नंबर 4, नीलाम करने वाला, ऑक्शनर। ऑक्शन, बोली। एक चीज बोली क्या होती है कि अमूमन मंडी में सुबह के टाइम बोलियां हो रही होती हैं कि वो एक चीज दिखाते हैं और 4-5 लोग होते हैं और वो उसमें जो ज्यादा कीमत बोली में देता है वो चीज उसको मिल जाती है। तो माल बेचना बजरिया नीलाम इस कारिंदे के जिम्मे होता है। मालिक का कारिंदा माल फरोख्त होने से पहले होता है, जबकि माल फरोख्त होने के बाद खरीदार का भी कारिंदा बन जाता है। जो ऑक्शनर है वो माल फरोख्त करने से पहले मालिक का कारिंदा है, माल बेचने के बाद वो खरीदार का कारिंदा हो जाता है। ऐसा कारिंदा खरीदार के खिलाफ अपने या असल मालिक के नाम से
नालिश केस दायर कर सकता है, उसे अपनी कमीशन और अखराजात के माल पर हक के गिरफ्त होता है जो उसके कब्जे में होती है। कमीशन एजेंट, इस किस्म के कारिंदे का काम मुआहदा कराना नहीं होता, बल्कि बेहतर से बेहतर शराइत या कीमत पर माल फरोख्त करने के लिए माबैन फरीकैन एक ताल्लुक कायम कर देता है और इसके बदले हर दो फरीकैन से अपने कमीशन हासिल करता है। इसका बुनियादी काम क्या है कि माल फरोख्त करने के लिए माबैन फरीकैन एक ताल्लुक कायम करे और उसके बदले में दोनों फरीकों से कमीशन वसूल करता है। अब हम ये देखेंगे कि कारिंदगी कैसे वजूद में आती है, हाउ डज एजेंसी क्रिएट, कि एक शख्स कारिंदा बनता कैसे। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एजेंसी इन नेसेसिटी, कारिंदगी बवक्ते जरूरत। ऐसी कारिंदगी अचानक नाकहानी या फौरी सूरत हाल में पैदा होती है। ऐसी कारिंदगी का वजूद पहले से नहीं होता बल्कि अचानक वजूद में आता है, नेसेसिटी, जरूरत के मुताबिक। मिसाल के तौर पर एक जहाज का कप्तान किसी भी नाकहानी सूरत हाल या जरूरत में जबकि असल मालिक जहाज से राब्ता कायम ना कर सके तो मालिक के नाम पर कर्ज हासिल कर सकता है। ऐसे कर्ज की वापसी के लिए असल मालिक के खिलाफ नालिश दायर हो सकती है। देखिए, ये कानून में एक रियायत दी गई है कि अगर एक जहाज पर वो जा रहा है और मालिक से राब्ता नहीं हो सकता और कर्ज लेने की जरूरत है ताकि मामलात और मसाइल को मैनेज किया जा सके, तो वो शख्स कर्ज ले सकता है और वो जो उसका असल मालिक है उसके खिलाफ नालिश केस दायर किया जा सकता है, वो ओन करेगा उसको। तो ये जो रियायत दी गई है ये भी बिजनेस और कारोबार में सहूलियत के लिए दी गई है, क्योंकि जहाजों में माल का आना जाना लगा रहता है। एजेंसी बाय एस्टॉपल, कारिंदगी बजरिया अमर माने तकरीर मुखालिफ। जब एक शख्स किसी को अपना कारिंदा तस्लीम कर लेता है और दीगर अशखास उससे मामला तय कर लेते हैं तो बाद में वो असल मालिक इनकार नहीं कर सकता कि उसने शख्स को कारिंदगी के इख्तियारात नहीं दिए थे या शख्स मज़कूरा उसका एजेंट नहीं था। कारिंदा की हैसियत से किसी शख्स को तस्लीम करना ही कारिंदगी है। अब इसमें देखें, गलत रवैये को कंट्रोल किया है कानून ने। हमारी डॉक्ट्राइन है स्टॉपल कि एक शख्स एक जगह जो मौका इख्तियार करे तो दूसरी जगह वो दूसरा मौका इख्तियार नहीं कर सकता। एक शख्स ने एक जगह उसे अपना कारिंदा तस्लीम कर लिया तो कुछ अरसे बाद वो कहे जी मेरा कारिंदा ही नहीं है। तो थ्योरी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल के तहत वो इस तरह नहीं कर सकता। अमर माने तकरीर मुखालिफ, अमर माने रोकना, तकरीर जो उसने कह दिया उसके मुखालिफ वो बात नहीं कर सकता। तो इससे कानूनी तौर पे तहफ्फुज मिला है। कारिंदगी बजरिया मंजूरी, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ये इस्लाह आमतौर पर इस मंजूरी या तौसीक के लिए इस्तेमाल होती है जो एक शख्स किसी दूसरे शख्स की फेल की निस्बत करे जिसने उसके लिए वो फेल सर अंजाम दिया हो। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, कारिंदगी बजरिया मंजूरी कि वो उसकी मंजूरी से हो। इसकी मिसाल हम ये लेते हैं, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की इजाजत या इल्म के बगैर उसके नाम से किसी शख्स सालिस से कोई मामला करे या कोई फेल सर अंजाम दे और दूसरा शख्स उस फेल या मामले को तस्लीम करे तो ऐसी कारिंदगी बजरिया मंजूरी तसव्वुर होगी कि अगर उसने नाम पर उस डील की है और उसने उसको तस्लीम कर लिया है तो ऐसी कारिंदगी एजेंसी बाय रेटिफिकेशन के मंजूरी से कि ये मेरी कारिंदगी है। कारिंदगी बजरिया नामजदगी, एजेंसी बाय अपॉइंटमेंट, अगर एक शख्स ज़बानी या तहरीरी या तर्ज अमल से अपना कोई कारिंदा मुकर्रर करे और ऐसा कारिंदा बाज़ अशखास सालिस से मामला तय करे या कोई फेल सर अंजाम दे तो ऐसा कारिंदा नामजद कारिंदा तस्वुर होगा। पहले हमने देखा एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कि रेटिफिकेशन मंजूरी के जरिए कारिंदा बनना, ये बजरिया अपॉइंटमेंट नामजदगी के जरिए, तो वो नामजद कारिंदा तस्वुर होगा। ऐसी तकर्री बराह रास्त अहकामात के साथ अमल में आती है। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि नाइब कारिंदा।
नायब कारिंदा वो शख्स है जिसको असल कारिंदे ने अपनी कारिंदगी के कारोबार में मामूर किया और वो असल कारिंदे के तहत काम करता है। नायब कारिंदगी अगर असल मालिक की मंजूरी और इल्म से वजूद में आए तो वो असल मालिक को जवाबदेह होगा, और अगर नायब कारिंदगी बगैर इजाजत या इल्म असल मालिक वजूद में आए तो नायब कारिंदा असल मालिक को नहीं बल्कि असल कारिंदे को जवाब देगा। ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक कारिंदा अपना कोई नायब कारिंदा बनाता है और वो मालिक की मंजूरी से बनाता है तो वो नायब कारिंदा मालिक को जवाब देगा, और अगर वो उसकी मंजूरी से नहीं बनाता तो वो असल कारिंदे को जवाबदेह है। अब हम ये देखते हैं असल मालिक की जिम्मेदारियां, ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल, कि जो असल मालिक है उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। दो लोगों के दरमियान जो रिलेशन है वो हकूक व फराइज का रिलेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन है। मालिक और कारिंदे के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, हकूक व फराइज का रिलेशन है। असल मालिक का फर्ज है उसने जो जिम्मेदारियां या फराइज कारिंदे को तफवीज किए हैं तो वो उसे उनके मुतवक्के खतरात और नाजायज नताइज से भी आगाह करे। देखें, कानून रवैया को कंट्रोल कर रहा है, उसकी ड्यूटीज लगा रहा है कि आपने इस तरह करना है। इसमें कारिंदे के हकूक का तहफ्फुज है। मालिक अपने कारिंदे के अफआल की जिम्मेदारी कबूल करे। अगर एक मालिक किसी को इख्तियार देता है और बाद में कहता है मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, नहीं, ये उसकी ड्यूटीज में शामिल है कि वो उसके अफआल की जिम्मेदारी कबूल करे। अगर कारिंदा गफलत करे, नुकसान का मुर्तकिब हो तो मालिक जिम्मेदारी कबूल करते हुए नुकसान की तलाफी करे। कारिंदे को माकूल मुआवजा दे। देखिए, सर्विसेज दे रहा है कारिंदा, उसके अगेंस्ट उसको मुआवजा तो मिलना चाहिए। कारिंदे के प्राइस, ड्यूटीज ऑफ एजेंट, एक कारिंदे की अपनी मालिक के बारे में जिम्मेदारियां और फ्राइज मदरजा ज़ैल है। माकूल तवज्जो और काबिलियत का मुजाहरा करे। एजेंट का फर्ज और जिम्मेदारी है कि वो अपने इख्तियारात जो उसे मालिक की तरफ से तफवीज हुए हैं को बुरुकार लाते हुए जब कोई फेक सरअंजाम दे या अशखास से सालिस से कोई मामला तय करे तो माकूल तवज्जो और काबिलियत इस्तेमाल में लाए, गफलत का मुर्तकिब ना हो, मुकम्मल तुमदही से जुमला अमूर सरअंजाम दे। मतलब ये ईमानदारी से काम करे कि वो जो इख्तियारात दिए गए हैं उसी इख्तियारात की जुरिस्डिक्शन में रहते हुए वो काम करे, हिदायत के मुताबिक अमल करे। कारिंदे के फराइज और जिम्मेदारियों में यह भी शामिल है कि वो जुमला अमूर की बजा आवरी में इन हिदायत के मुताबिक अमल करे जो उसे मालिक की तरफ से हासिल है। हिदायत के बरक्स काम करना उसकी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही तसव्वुर होगी। अगर वो हिदायत के बरक्स काम करता है तो नुकसान का जिम्मेदार ठहरेगा। अलिफ बे का कारिंदा है, उसे बे की तरफ से हिदायत है कि वो किसी मुस्तहकम पार्टी को माल फरोख्त करे, चाहे उधार पर ही क्यों ना हो। अब अलिफ माल को एक दिवालिया जीन के हाथ उधार पर फरोख्त कर देता है और अलिफ ने उसके दिवालिया होने के बारे में कोई तहकीक ना की। चूंकि अलिफ ने बे की हिदायत के बरक्स काम किया, लिहाजा वो नुकसान का जिम्मेदार होगा। अगर कारिंदा अपने प्रिंसिपल की हिदायत के मुताबिक काम नहीं करता और उसने कहा है कि मुस्तहकम पार्टी को माल फरोख्त करो, उसने दिवालिया पार्टी को माल फरोख्त कर दिया और उससे नुकसान हुआ तो वो कारिंदा उसका जिम्मेदार होगा। नंबर 3, हिसाब व किताब दुरुस्त रखे। देखें, हमारे कुरान में शरीफ में भी फरमाया गया है कि जहां भी आपके दरमियान कोई बात तय हो तो उसे लिख लो। जो लिखी हुई बात है वो सर्टेन होती है, उसमें राइट डिटरमाइन करना आसान काम है। हिसाब व किताब दुरुस्त रखे। कारिंदे का फर्ज और जिम्मेदारी है कि वो लेन देन में जुमला, आमदन और इखराजात का मुकम्मल हिसाब किताब रखे और बवक्ते तलब करने पर असल मालिक ऐसे हिसाब व किताब दुरुस्त और मुकम्मल हालत में माल, आमदन और इखराजात की मुकम्मल तफसील के साथ असल मालिक को दे। किसी किस्म की हेरा फेरी, गलत बयानी का मुर्तकिब ना हो, क्योंकि मालिक के साथ उसका रिश्ता एतमाद पर कायम होता है। चौथी चीज, हस्बे जरूरत मुरासलत। अगर कारिंदा को कोई मसला दरपेश हो, कोई अहम रुकावट या किसी मामले में असल मालिक को मशवरे करने की जरूरत हो तो उसकी जिम्मेदारी और फर्ज है कि असल मालिक से राब्ता कायम करे
उससे दरपेश मसले के हल में मदद हासिल करे, उससे हस्बे जरूरत मुरासलत कायम करे। अगर कोई ऐसी इत्तला जो असल मालिक को फौरी तौर पर देना जरूरी हो हम पहुंचाए, इस बारे में सुस्ती का मुजाहरा ना करे। तो ये उसकी एजेंट की जिम्मेदारी है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ड्यूटीज ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान रिलेशन को कानून ने रेगुलराइज कर दिया है। उसमें मालिक के हकूक का भी तहफ्फुज कर लिया गया है, एजेंट के हकूक का भी तहफ्फुज कर लिया गया है, और उसमें किस किस्म के एजेंट्स बनाए जा सकते हैं, मतलब कमीशन ताजर बनाया जा सकता है, ब्रोकर बनाया जा सकता है, जामिन बनाया जा सकता है, ऑप्शनल बनाया जा सकता है, बयान कर दिया है, कमीशन एजेंट बयान कर दिया है। और करंदगी कैसे वजूद में आती है, हाउ डज एजेंसी क्रिएट, कि बवक्ते नेसेसिटी भी आ सकती है, बाय स्टॉपल भी आ सकती है, बाय रेटिफिकेशन भी आ सकती है, बाय अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, और सब एजेंट के कॉन्सेप्ट्स को भी रेगुलराइज कर दिया है। तो आज हमने जो 3 टॉपिक्स कवर किए उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सबसे पहला जो हमने टॉपिक कवर किया एसेंशियल एंड जनरल पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एंड जनरल पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट के बुनियादी लवाजमात को डिस्कस किया। बुनियादी लवाजमात समझना बहुत जरूरी है। अगर उन बुनियादी लवाजमात को आप समझ जाते हैं तो उन बुनियादी लवाजमात की खिलाफ वर्जी गैर कानूनी मुआहदा है और उन बुनियादी लवाजमात के मुताबिक मुआहदा कानूनी है। फिर हमने काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी। तो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने कवानीन की अक़साम पढ़ी कि वॉइड कौन सा एग्रीमेंट है, वॉइडेबल एग्रीमेंट कौन सा है। इसी तरह हमने ड्यूटीज एजेंट्स एंड प्रिंसिपल की पढ़ी कि एजेंट की क्या ड्यूटीज हैं, प्रिंसिपल की क्या ड्यूटीज हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है और कितने किस्म के काइंड्स ऑफ हमने एजेंट्स पढ़ी, अक़साम पढ़ी कि कितने किस्म के एजेंट्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा जरूरी सब्जेक्ट है। ये अगर आपने कारोबार भी करना हो, फाइनेंशियली भी आपको फाइनेंशियल मैटर्स को डील करना हो तो उसके हवाले से भी ये आपको सहूलत फराहम करता है कि आपको समझ आती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है और अपनी जात में कॉन्ट्रैक्ट को कैसे चलाना है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।